Dear student, welcome to the SPMIS Academy. This is Sumit, and today we will be discussing on the UPSC Prelims 2024's analysis part. So there are many questions and the queries coming from the students about the cutoff marks, about the difficulty level, about the safe zone of the marks. So every points will discuss in this session. So first I would like to start with the polity part, and I would say the questions which came in the polity basically they are easy to moderate questions. अगर हमें categorize करना है तो ये बहुत ही easy to moderate category के questions है, और इन्हीं questions का जो explanation answers जो हम अभी discuss करने वाले हैं. So let's start with this question. Question number 61. I am discussing who was the provisional president of the Constituent Assembly before Dr. Rajendra Prasad took over. This is the question which comes under the category of the easy question. ये completely factual basis पर पूछा गया सवाल था. हमने हमारे क्लासरूम कोर्स में इसके ऊपर डिस्कस किया है. बुकलेट में, एसपीएम के बुकलेट में स्पेसिफिकली ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा. एंड द आंसर इज डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा. 9 दिसंबर 1946 को एक टेम्पररी प्रेसिडेंट के तौर पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा यहां पर अपॉइंट किए गए थे, और ठीक उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये एक परमानेंट चेयरपर्सन के तौर पर नियुक्त हुए थे. नाउ यू माइट हैव हर्ड अबाउट द प्रोटेम स्पीकर. ये कॉन्सेप्ट जो हमने क्लास में डिस्कस किया था, बस उसी के अनुसार इसको आप कोरिलेट करने की कोशिश कीजिए कि यहां पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी जो थे वो एक प्रोटेम स्पीकर उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के आप मान सकते हो. ठीक है. तो यहां पर कुछ भी ऐसा बहुत ज्यादा एनालिसिस करने का पार्ट नहीं है. दिस इज अ वेरी सिंपल एंड फैक्चुअल क्वेश्चन. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विथ रेफरेंस टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. नाउ let's focus on these two statements. First, it provided for the establishment of an all India federation based on the union of the British India provinces and princely states. ये आपका पहला स्टेटमेंट है. सेकेंड स्टेटमेंट, डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स वर केप्ट अंडर द फेडरल कंट्रोल ऑफ द लेजिस्लेचर. इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है? एंड द आंसर इज ए, वन ओनली, बिकॉज वी ऑलरेडी डिस्कस इन द क्लास कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने हमारे उस फेडरल स्ट्रक्चर को बहुत ज्यादा स्पेसिफिकली इलॉबरेट किया था. बट व्हाई स्टेटमेंट नंबर सेकेंड इज रॉन्ग? बिकॉज डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स ये फेडरल कंट्रोल में नहीं थे, ये आपके एग्जीक्यूटिव्स के कंट्रोल में ही थे. सो यहां पर आपका जो स्टेटमेंट नंबर 2 है वो रॉन्ग हो जाता है. हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. राइट. Again, this question is also moderate. I won't say ये बहुत ज्यादा easy नहीं था, but it comes under the moderate category. Next question. As per Article 368 of the Constitution of India, the Parliament may amend any provision of the Constitution by way of option से addition, variation and repeal. This is the easy question. जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, पॉलिटी के जो questions थे, जितने भी questions पूछे गए, वो सारे के सारे आपके easy and moderate इसी कैटेगरीज में आए हुए हैं. कोई भी क्वेश्चन एज सच मुझे डिफिकल्ट नहीं लगा. एंड आई एम श्योर आपने अगर सिंसियरली हमारे सभी क्लासेस अटेंड किए होंगे तो आपको भी जो है सारे क्वेश्चंस आपने अच्छे से अटेम्प्ट किए होंगे. सो दिस इज द इजी क्वेश्चन एंड द राइट आंसर इज 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर डी. क्योंकि जब हम अमेंडमेंट करते हैं तो अमेंडमेंट थ्रू एडिशन, वेरिएशन एंड रिपील, ये तीनों पॉइंट्स हमने क्लास में डिस्कस किए हुए थे. या तो हम कुछ एडिशन करते हैं, या फिर द स्कोप ऑफ द लॉ एक्ट उसको हम बढ़ाते हैं, या फिर उस कानून को हम रिपील करते माने रद्द करते हैं. ठीक है. तो बेस्ड ऑन दैट यहां पर ये तीनों जो है एडिशन, वेरिएशन, रिपील, ये करेक्ट है. तो करेक्ट आंसर इज बी. यहां पर क्वेश्चन नंबर 68, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल इन द पार्लियामेंट. मनी बिल के ऊपर, बजट के ऊपर हमने डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है. सो यहां पर स्टेटमेंट है आर्टिकल 109 मेंशंस स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल. ठीक है. सेकेंड स्टेटमेंट, अ मनी बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स
Next statement, the Rajya Sabha can either approve the bill or suggest changes but cannot reject it. And the fourth, amendments to a money bill suggested by the Rajya Sabha have to be accepted by Lok Sabha. So out of these four statements, the correct option is 1, 2 and 3, because यहां पर ये जो चारों स्टेटमेंट है, व्हेन इट कम्स टू द मनी बिल, तो आर्टिकल आपको पूछा क्या है सबसे पहले कि करेक्ट कौन सा है इन रिस्पेक्ट टू मनी बिल। तो करेक्ट में जस्ट लुक एट 109, क्या इसमें एक स्पेशल प्रोसीजर मेंशन किया गया है? यस, एब्सोल्युटली इट वाज देयर। उसके बाद मनी बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द काउंसिल ऑफ स्टेट, इज इट करेक्ट और रॉन्ग? या काउंसिल ऑफ स्टेट में उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है? बिल्कुल नहीं, मनी बिल सिर्फ और सिर्फ यहां पर लोकसभा उसी पर इंट्रोड्यूस, वहीं पर इंट्रोड्यूस हो सकता है, राज्यसभा में नहीं। देन यहां पर इसके अकॉर्डिंगली स्टेटमेंट नंबर 2 इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड, द राज्यसभा कैन इधर अप्रूव द बिल और सजेस्ट चेंजेस बट कैनॉट रिजेक्ट, क्योंकि उसमें उनका ऐसा कुछ स्पेसिफिक पावर नहीं होता है। सो स्टेटमेंट नंबर 3 इज ऑल्सो करेक्ट। एंड द फोर्थ, अमेंडमेंट टू मनी बिल सजेस्टेड बाय द राज्यसभा हैव टू बी एक्सेप्टेड, कोई जरूरत नहीं है, लोकसभा उसको रिजेक्ट भी कर सकती है उनके सजेशंस को। ठीक है, फाइन। तो यहां पर जो है आपका ये क्वेश्चन इजी के कैटेगरी में ही हम इंक्लूड करेंगे। ये कंप्लीट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड आई वुड से ये शायद थोड़ा आपका मॉडरेट टू डिफिकल्ट के बीच का क्वेश्चन हम मान सकते हैं, क्योंकि ये मोस्टली आपका जनरल नॉलेज के बेसिस का क्वेश्चन था। आर्मी, एयरफोर्स और इंडियन नेवी, इन तीनों के ये जो आपके रैंकिंग्स है, इन तीनों रैंकिंग में यहां पर कौन सा एक दूसरे के साथ इक्विवेलेंट है, ये पूछा गया है। इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, सिर्फ तीसरा यही करेक्टली मैच है, लेफ्टिनेंट कर्नल, ग्रुप कैप्टन और कैप्टन। ठीक है, नाउ यहां पर इस पॉइंट को समझते हैं। स्टेटमेंट नंबर 1 इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि ब्रिगेडियर इन द इंडियन आर्मी इज इक्विवेलेंट टू एयर कोमोडोर, जो कि एयरफोर्स के होते हैं, बट नॉट टू कमांडर ऑफ नेवी। द करेक्ट नेवी इक्विवेलेंट जो है वो है कोमोडोर। सो ब्रिगेडियर के इक्विवेलेंट एयरफोर्स में होते हैं एयर कोमोडोर और नेवी में होते हैं कमोडोर। ठीक है, नाउ यहां पर मेजर, इंडियन आर्मी के जो मेजर है उनके इक्विवेलेंट होते हैं स्क्वाड्रन लीडर एयरफोर्स में, और नेवी में होते हैं लेफ्टिनेंट कमांडर। फाइन। और ये जो रैंकिंग सिस्टम है ये थोड़ा सा एक ऑफबीट क्वेश्चन में मानता हूं, और मोस्टली स्टूडेंट्स का इसमें जंबलिंग होने की संभावना है, तो दैट्स फाइन। यहां पर अगर आपका ये गलत भी हुआ है, आई कैन अंडरस्टैंड, ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके था। दिस इज अगेन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1971. Subsequent to the amendment of the NEC Act in 2002, the council comprised which of the following members? ये हमारे करंट के टॉपिक्स में कवर किया गया हुआ था, हमारे नोट्स में इसको स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है। तो ये क्वेश्चन में यहां पर आपका इजी के कैटेगरी में ही हम इसको इंक्लूड करेंगे, क्योंकि आपको स्पेसिफिकली नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल और उसमें कौन से मेंबर्स होते हैं सिंपली आपको वही बताना है। नाउ हु आर द मेंबर्स? यहां पर गवर्नर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, 3 मेंबर्स टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, एंड द होम मिनिस्टर। तो ये चारों के चारों ऑप्शंस यहां पर करेक्ट है, हेंस द करेक्ट आंसर इज डी। अंडरस्टैंड? Now let's move to the next question. ये क्वेश्चन तो जब हम इलेक्शन का क्लास डिस्कस कर रहे थे, इवन जो यूपीएससी का हमारा क्रैश कोर्स हुआ था उसमें भी मैंने स्पेसिफिकली डिस्कस किया हुआ है। इलेक्शन के दरमियान एक रेफरेंस के तौर पर मैंने एक न्यूज़पेपर आर्टिकल को भी मैंने बताया था, तब भी ये मुद्दा हमारा डिस्कशन में आया था कि अब तक टोटल 4 डिलिमिटेशन कमीशन आई हुई है। डिलिमिटेशन कमीशन का पर्पस क्या होता है? डिलिमिटेशन कमीशन आपके कॉन्स्टिट्यूएंसीज के रिस्ट्रक्चरिंग के लिए बनाई जाती है। सो टोटल 4 ये जो डिलिमिटेशन कमीशन से जिसके बारे में हमने क्लास में डिटेल में डिस्कस किया हुआ था,
फर्स्ट डिलिमिटेशन कमीशन आया था 1952 में अंडर द डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट 1952। सेकेंड आया था 1963 में अंडर द डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट 1962, ये 63 का सेकेंड था। थर्ड था 1973 में अंडर द डिलिमिटेशन एक्ट ऑफ 72, और फोर्थ जो डिलिमिटेशन कमीशन था वो था 2002 का एज पर दी अंडर द डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट 2002। ठीक है, तो ये कंप्लीट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था जो क्लासरूम में भी डिस्कस हुआ था, करंट बेस्ड टॉपिक्स में भी इसको डिस्कस किया गया था, और हमारे बुकलेट में भी इसको मेंशन किया हुआ था। दिस इज अगेन द इजी कैटेगरी क्वेश्चन। अगर आपको फैक्ट्स पता है, श्योरली यू कैन मार्क दिस क्वेश्चन वेरी करेक्ट। यहां पर आपको 4 लैंग्वेजेस पूछी गई है, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली और मैथिली, और क्वेश्चन यह है कि एज पर द 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992 के अनुसार कौन सी लैंग्वेज यहां पर इंक्लूड की गई थी हमारे 8th शेड्यूल में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। ये तीनों लैंग्वेज 8th शेड्यूल में एज पर दी 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत इंक्लूड की गई थी। और जो मैथिली है, मैथिली का यहां पर इंक्लूजन किया गया था बाय द 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003। अंडरस्टैंड? क्लियर? सो दिस क्वेश्चन ऑल्सो कम्स अंडर द इजी कैटेगरी। यहां पर ऐसा बहुत कुछ लॉजिक नहीं लगाना था, ये फैक्ट्स भी अगर आपने ठीक से देखी होंगी तो आप इसको समझ सकते हो। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। यहां पर क्लासरूम में हमने एक बार डिस्कस भी किया हुआ था कि देयर आर सर्टेन बेसिक पॉइंट्स, कि उन बेसिक पॉइंट्स को आपको बस देख लेना है। जैसे मैंने कहा था कि कितने शेड्यूल है, कौन से पार्ट में क्या आता है, ये बेसिक चीजें क्लासरूम में डिस्कस करने जैसी नहीं है। आपको जो भी नोट्स प्रोवाइड किए गए थे उसमें जो दिया गया था बस उसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा है। आपको पूछा है द पावर्स ऑफ द म्युनिसिपैलिटीज आर गिवन इन पार्ट, तो ये सारे के सारे पार्ट्स अगर आपने रटे हुए हैं, सो दिस इज अगेन द इजी कैटेगरी क्वेश्चन। कौन सा 9th पार्ट में है, कौन सा 18th पार्ट में है, कौन सा 20th पार्ट में है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी। 1, 2 एंड 3 ये तीनों के तीनों करेक्ट है। तो दिस इज अगेन द क्वेश्चन विच कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ अ वेरी इजी। तो अब तक हमने इजी टू मॉडरेट यही क्वेश्चन देखे, बस वो जो आर्मी अफसर का रैंकिंग वाला क्वेश्चन था वो थोड़ा सा मुझे मॉडरेट के ऊपर लगा, क्योंकि वो थोड़ा ऑफबिट क्वेश्चन मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स के लिए रहा है। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो अ वेरी इजी क्वेश्चन। नाउ यहां पर जब हमने सेंटर स्टेट रिलेशंस डिस्कस किए थे, सेंटर स्टेट रिलेशंस में यूनियन लिस्ट में कौन से सब्जेक्ट्स जो है मेंशन किए हैं, स्टेट लिस्ट के और कॉन्करेंट लिस्ट के, बस उसी के ऊपर आपको सवाल पूछा गया है। उन्हीं लिस्ट के ये जो कुछ टर्मिनोलॉजीज है वो उठा के ये स्टेटमेंट बनाए कि इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स इज अ स्टेट सब्जेक्ट अंडर द स्टेट लिस्ट। ये अगर आपने सेंटर स्टेट रिलेशंस को अच्छे से पढ़ा है तो कॉमन सेंस के बेसिस पर आप इसका करेक्ट आंसर मार्क कर सकते हो। ऑब्वियसली मुझे बताइए, क्या आपका ऑप्शन ए इंटर स्टेट स्टेट लिस्ट में आ सकता है? नो, इट कम्स अंडर द यूनियन लिस्ट। उसके बाद इंटरस्टेट माइग्रेशन इज अ स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट, इज इट करेक्ट? क्या इंटरस्टेट माइग्रेशन ये आपका जो स्टेट सब्जेक्ट हो सकता है? थर्ड, इंटरस्टेट क्वारंटीन इज अ यूनियन सब्जेक्ट। कॉर्पोरेशन टैक्स इज अ स्टेट सब्जेक्ट अंडर द स्टेट लिस्ट। इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, माने इंटरस्टेट क्वारंटीन इज अ यूनियन सब्जेक्ट अंडर द यूनियन लिस्ट। सो यहां पर ऑप्शन ए ये स्टेट लिस्ट नहीं, ये यूनियन लिस्ट है। ठीक है, ऑप्शन बी वो भी आपके यूनियन लिस्ट में ही आता है। ऑप्शन सी ये करेक्ट है, एंड ऑप्शन डी दैट ऑल्सो कम्स अंडर द यूनियन लिस्ट। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स यहां पर मेंशन है ये सभी आपके यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट है। ठीक है, और एक बेसिक कॉमन सेंस के बेसिस पर भी इसका करेक्ट आंसर आप मार्क कर सकते थे। अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट, दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन। फंडामेंटल राइट्स जब हम डिस्कस कर रहे थे तो एक एक फंडामेंटल राइट को मैंने इलॉबरेट किया था, बताया था। यहां पर ये क्वेश्चन का जो आंसर है तो वो है आपका 4 आर्टिकल 21। आई एम श्योर कि बच्चों ने इसको करेक्ट ही मार्क किया होगा। आपका राइट टू प्राइवेसी को राइट टू लाइफ में इंक्लूड किया गया है।
उससे रिलेटेड जो एक लैंडमार्क केस के.एस. पुट्टुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसका रेफरेंस भी हमने डिस्कशन में लिया था, आपको नोट्स में ये मेंशन किया गया है। तो दिस इज द इजीएस्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 77 नेक्स्ट। यस, आई कंसिडर दिस क्वेश्चन एज अ मॉडरेट, डिफिकल्ट नहीं कहूंगा लेकिन ये थोड़ा मॉडरेट क्वेश्चन है। इसको भी आप थोड़ा कॉमन सेंस के बेसिस पर सॉल्व कर सकते थे। अभी आपके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उनको लेके 3 स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट, परमानेंट चेयरमैन ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ कमिटी, ये बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड, एक्सरसाइज मिलिट्री कमांड ओवर द 3 सर्विसेज चीफ्स, तो ये जो कमांड वर्ड है यहीं पर आपको फोकस करना था। तो हु कमांड्स all the 3 services chiefs and the principal military advisor to defense minister on all tri-service matters। तो इसमें स्टेटमेंट नंबर 1 और 3 करेक्ट है, यहां पर कमांड वो नहीं करते हैं। तो बेसिक भी अगर आप लॉजिक लगाते हो, द सुप्रीम कमांडर ऑफ 3 फोर्सेस वो होते हैं ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन यहां पर थोड़ा मॉडरेट था, बट कॉमन सेंस पर आप इसको ठीक से सॉल्व कर सकते थे। इथिक्स कमेटी के ऊपर हमने क्लास में डिटेल में डिस्कशन किया था। जब मिस मोइत्रा का उनको एक्सपेल किया गया, उस एक्सपेल का एक प्रोसीडिंग का एक क्लिप भी मैंने आपको क्लास में दिखाया था डिटेल में। इथिक्स कमेटी मैंने, आई स्टिल रिमेंबर, हमने ये भी कहा था कि आपको स्पेसिफिकली इथिक्स कमेटी के बारे में थोड़ा पढ़ के जाना है। ये सारे पॉइंट्स हमने क्लास में कवर किए थे। इथिक्स कमेटी इनिशियली एडहॉक कमेटी था, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। उसके बाद ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेंबर ऑफ लोकसभा ही कंप्लेन कर सकते, कोई भी कंप्लेन कर सकता है। अंडरस्टैंड, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड दिस कमिटी कैन नॉट टेक अप एनी मैटर विच इज सब जुडिस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 एंड 3, सो ऑप्शन सी ये यहां पर करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, इथिक्स कमिटी में ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हुए थे। इवन हमने इसी टॉपिक को लेके कि क्या इथिक्स कमेटी का फंक्शन जुडिशियल इन नेचर हो सकता है क्या, सो इथिक्स, इसके बारे में भी हमने आर्गुमेंट किया हुआ था। इथिक्स कमेटी का इवन मैंने प्रोसीडिंग के बारे में हमने क्लासरूम में डिस्कस किया था कि व्हाट वाज द थॉट प्रोसेस बिहाइंड द इथिक्स कमेटी रिपोर्ट और उनका एक्सपेल किया जाना। तो ये सभी पॉइंट्स कवर्ड थे और ये क्वेश्चन में थोड़ा मॉडरेट कैटेगरी का मानता हूं। नाउ दिस इज द इजी क्वेश्चन, और रादर आई वुड से इजीएस्ट क्वेश्चन। Writ prohibition is an order issued by the Supreme Court to High Courts to, तो यहां पर इसका करेक्ट आंसर है सी, द लोअर कोर्ट प्रोहिबिटिंग कंटिन्यूएशन ऑफ प्रोसीडिंग्स इन अ केस। तो ये हमने क्लासरूम में फंडामेंटल राइट्स जब डिस्कस किया उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। नो एज सच बहुत ज्यादा इन डेप्थ कुछ नहीं पूछा है यूपीएससी ने, स्पेशली अब तक के जो टोटल 19 क्वेश्चंस यूपीएससी ने पूछे हैं उसमें बहुत ज्यादा आपको स्क्रूटिनी, एनालिसिस या फिर इन डेप्थ नॉलेज ही चाहिए, ऐसा नहीं था। अगर आपने बेसिक लक्ष्मीकांत रीड किया है, या लक्ष्मीकांत छोड़िए, आपने सिर्फ क्लासेस भी अगर अटेंड किए हैं, ओनली क्लासेस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी रेफरेंस बुक, उसके बेसिस पर भी आउट ऑफ 19 आप 17 करेक्ट कर सकते थे। मैं 2 का प्लस माइनस हो सकता है, बट 17 तो आप श्योरली यहां पर करेक्टली मार्क कर सकते थे। Next question, consider the following statement. It is the governor of the state who recognizes and declares any community of that state as a scheduled tribe. ये एक moderate question है definitely. I won't say कि ये बहुत easy है. A community declared as a scheduled tribe in a state need not to be so in another state. जो एक ने declare किया है एक state ने, वो दूसरे state में उसको same status मिलेगा, ऐसा नहीं है। तो यहां पर आपका statement number 2 correct है। स्टेटमेंट नंबर 1 रॉन्ग इसलिए है बिकॉज इट्स नॉट गवर्नर, इट्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु डिक्लेयर्स, हु रिकॉग्नाइजेस कि कोई भी कम्युनिटी ये आपका शेड्यूल्ड ट्राइब के कैटेगरी में आता है या नहीं आता है। अंडरस्टैंड? Now, this is again the moderate question with reference to union budget. Consider the following statements. The union finance minister on behalf of the prime minister lays the annual financial statement before both the houses of the parliament. ये statement अपने आप में गलत है, हमने डिस्कस किया था कि जब मैंने प्रेसिडेंट का क्लास डिस्कस किया हुआ था आपके साथ भी, स्पेसिफिकली ये मैंने लाइन भी यूज किया था कि
देश का शासन ये प्रेसिडेंट के नाम से चलता है। इवन मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था जो पिछले कुछ महीनों में काफी वायरल हुआ था, प्रेसिडेंट ऑफ भारत के नाम से जो G20 का इनविटेशन। तो मैंने कहा था कि एक फॉर्मल देश का कामकाज प्रेसिडेंट के नाम से चलता है ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यहां पर उनके रिकमेंडेशन के बाद इस बजट को इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो यहां पर प्राइम मिनिस्टर का ये जो वर्ड है, इसी के कारण ये स्टेटमेंट यहां पर रॉन्ग हुआ है। एंड सेकेंड, at the union level no demand for grant can be made except on the recommendation of the president of India। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है। अंडरस्टैंड? This is the most easiest question with regards to the speaker, with reference to speaker of Lok Sabha। यहां पर अगर उनका रिमूवल प्रोसेस चल रहा है तो ये मैंने आपको बेसिक बताया था कि उस दरमियान he will attend that removal proceedings as a member of parliament but not as a speaker। he shall not have the right to speak। वो बात कर सकते हैं, अपने आप को डिफेंड भी कर सकते हैं, उनके बिहाफ में कोई उनके लिए डिफेंड भी कर सकता है। ठीक है, तो यहां पर ये सेकेंड स्टेटमेंट भी आपका क्या होगा, यहां पर रॉन्ग है। वो प्रिसाइड नहीं करेंगे, ये करेक्ट है। he shall not have the right to speak, no he has that right to speak। वो बात कर सकते हैं। he or she shall not be entitled to vote on the resolution in the first instance। ऐसा नहीं है, वो वोट being member of parliament कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर कास्टिंग वोट का जो बात होता है, उनके रिमूवल में वो कास्टिंग वोट नहीं दे सकते हैं। अंडरस्टैंड? इन केस ऑफ टाई। तो इसलिए यहां पर आपका स्टेटमेंट नंबर 2 एंड 3 जो है ये आपके गलत है, हेंस ऑप्शन ए। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू द इंडियन पार्लियामेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये क्रैश कोर्स का जो आखिरी के 2 क्लासेस था, आई थिंक इफ आई रिमेंबर सेकेंड लास्ट क्लास में ये कंप्लीट टॉपिक एज इट इज वर्ड टू वर्ड हमने डिस्कस किया हुआ था। अ बिल पेंडिंग इन द लोकसभा लैप्सेस ऑन इट्स डिसोल्यूशन। सेकेंड, अ बिल पास्ड बाय लोकसभा एंड पेंडिंग इन द राज्यसभा लैप्सेस ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा। एंड द थर्ड, a bill in regard to which the President of India notified his or her intention to summon the houses to a joint sitting lapses on the dissolution of the Lok Sabha। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी 1 एंड 2 जो हमने डिस्कस किया था। a bill pending in Lok Sabha lapses on its dissolution, which is correct statement। fine। second, bill passed by the Lok Sabha and pending in the Rajya Sabha। वो लैप्स क्यों होता है, मैंने ये भी बताया था। अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाता है, राज्यसभा में वो पेंडिंग है, तो यहां पर मान के चलते अगर राज्यसभा उसको पास करती है या फिर रिजेक्ट करती है, एंड लेट्स टेक एग्जांपल कि अगर वो ऑर्डिनरी बिल है, ये मैंने क्लास में कॉन्सेप्ट डिस्कस किया हुआ था, तो यहां पर जॉइंट पार्लियामेंट्री सेशन का स्कोप ही नहीं रहता है क्योंकि आपका लोकसभा डिसॉल्व हो चुका है। और जो आपका थर्ड स्टेटमेंट है, अ बिल इन रिगार्ड टू विच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नोटिफाइड उनका इंटेंशन टू समन द हाउस टू अ जॉइंट सिटिंग लैप्सेस ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा, तो ये ऐसा नहीं है। तो इसमें करेक्ट स्टेटमेंट है आपका 1 एंड 2। ठीक है, एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पॉलिटी, यहां पर मैंने जितने भी वेरियस मोशंस डिस्कस किए हुए थे उसमें से मोशंस और पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स का ये कैटेगरी में आया हुआ क्वेश्चन है। विथ रेफरेंस टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, प्रोरोगेशन ऑफ द हाउस बाय द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। प्रोरोगेशन ऑफ अ हाउस इज जनरली डन आफ्टर द हाउस इज एडजर्न सीने डाई। ये एडजर्न सीने डाई का कॉन्सेप्ट मैंने विथ एग्जाम्पल आपको बताया हुआ था। बट देर इज नो बार टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रोरोगेटिंग द हाउस विच इज इन सेशन। एंड द थर्ड, dissolution of Lok Sabha is done by the President of India, who save in exceptional circumstances does so on the advice of Council of Ministers। तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी 2 एंड 3। ठीक है, फाइन।
Now, why statement number 1 is incorrect? Because prorogation is done by the president and not by the advice of the council of ministers. Only advice यहां पर नहीं है, प्रेसिडेंट का यहां पर रोल होता है. रिमेनिंग 2 जो ऑप्शन है वो आपके बिल्कुल करेक्ट है. ठीक है. सो स्टूडेंट, सो फार ये पॉलिटी का हमारा डिस्कशन था. आई एम श्योर ये आंसर की जो है भाई नेक्स्ट ईयर तक वी हैव टू वेट, क्योंकि ये ऑथेंटिक यूपीएससी का आंसर की नहीं है, बट मोस्ट प्रोबेबली 99.99% यही करेक्ट आंसर हो सकते हैं. रिगार्डिंग द कट ऑफ कितना जा सकता है, सो इफ यू आर 90 प्लस, सो आई थिंक यू शुड स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर मेंस प्रिपरेशन पार्ट. बट आप सबको पता है यूपीएससी का कट ऑफ ये इतना एक्यूरेटली प्रेडिक्ट करना भी थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है. सो हो सकता है 85 प्लस भी सेफ हो, बट यहां पर मेरा यही सजेशन रहेगा कि अभी कट ऑफ कितना जाएगा उसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज मत होना है. यू हैव टू स्टार्ट योर फर्दर मेन स्टडीज. और अगर आपका मेंस के स्टडीज में जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर है तो भी चीजें आपकी, स्पेशली अगर हम 2024 के प्रीलिम्स को देखें तो 2024 का प्रीलिम्स तो यही कहता है कि हमने मेंस के क्लासेस में जो भी डिस्कस किया था, फिर वो पॉलिटी हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, तो ये सभी मेंस के क्लासेस के बेसिस पर भी सभी यूपीएससी के क्वेश्चंस एक्यूरेटली मार्क हो सकते थे. तो द पॉइंट इज यू हैव टू फोकस मोर प्रिसाइसली ऑन योर मेन स्टडीज पार्ट, और अल्टीमेटली आपका प्रीलिम्स का भी प्रिपरेशन होते रहेगा. सो आई होप पॉलिटी के ये जो क्वेश्चंस थे सारे के सारे आपके इजी टू मॉडरेट ही थे, कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं था. सो आई होप एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर. तो अभी मिलोगे आप अगले सब्जेक्ट के एनालिसिस के साथ. थैंक यू सो मच. कंटिन्यू करना था क्या सर को?